तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी टूम परिवार में। और आप अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम या कंडक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये जो सेशन है बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और ये सटासट फटाफट सेशन का हमारा आज जो है 33वां सेशन में आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं और इसमें सभी का स्वागत है। अभी इस क्लास की जो पीडीएफ नोट्स है आप प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल जो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फ्री कोर्स आप अगर लेना चाहते हैं फ्री कोर्स तो भी उसका भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और वाहन वह मशीन है जो खालिस्तान का वहन करती है। जनता या माल उपयुक्त सभी को पता है कि जो मशीन होती है ना, ये वाहन एक ऐसी मशीन है जो कि जनता का माल का इन दोनों का करती है, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम खालिस्तान का अधिनियम है। किसका अधिनियम है? इसको किसने बनाया है? आप सभी को पता है पूरे भारत में लागू है। तो इसको पूरे भारत में कोई भी अगर अधिनियम बनता है ना, अधिनियम या नियम, तो इसको कौन लागू करती है? संसद करती है। आप सभी को पता होगा कि संसद में क्या क्या है। एक तो लोकसभा है, लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति है। इन तीनों की अनुमति के बाद यहां पर कोई जो है जो बिल पेश किया जाता है वो अधिनियम बनता है। तो ये भारत की संसद का क्या है? एक प्रकार का अधिनियम है। और आप सभी को पता होगा स्वतंत्रता के बाद 1988 में सर्वप्रथम मोटर वाहन अधिनियम को लागू किया गया, जिसमें समय समय पर 4-5 बार संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहला संशोधन 94 में हो चुका था, अंतिम संशोधन 2019 में हो चुका है। तो ये भारत की संसद का अधिनियम है और पूरे भारत में लागू है। इसे लागू 1 जुलाई 1989 को यहां पर किया गया था, ठीक है, और पूरे भारत में लागू है। मूर्त का अर्थ होता है, अब ये जो मोटर वाहन अधिनियम है इसके लिए आप सभी को पता होगा कि यातायात को नियमन करने के लिए एक डिपार्टमेंट की भी आवश्यकता होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल में खालिस्तान के बिना वाहन नहीं चला सकता। किसके बगैर? अब अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चालक लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम जो है इसकी जो धारा 3 है, धारा 4 है, ये बंद करती है कि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। धारा 4 कहती है आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए, समझदार आप होनी चाहिए। ये दोनों नहीं है तो आप एक अपराधी हैं और आपके ऊपर जुर्माना 5000 का लगाया जा सकता है, वो भी धारा 181 के तहत, ठीक है ना। तो ये बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा जो चालक लाइसेंस होता है, आप सभी को पता है, बिना गियर की बात आ जाए, बिना गियर या 50-80 सीसी कम की बात आ जाए तो यहां पर आप 16 साल की उम्र में भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गियर वाली गाड़ी या 50 सीसी से ज्यादा की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपकी उम्र यहां पर 18 साल होना जरूरी है। नाम आ जाए मोटर कार या मोटर वाहन चलाने के लिए उम्र, तो यहां पर आपको 18 ही बतानी है। पब्लिक प्लेस में चलाने की बात हो तो भी 18। अगर कॉमर्शियल व्हीकल या वाणिज्यिक वाहन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना हो तो आपकी उम्र 20 साल आपकी होनी चाहिए। प्रश्न 5, मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन 2019 में किया गया, जो कि 1 सितंबर 2019 से इसमें लागू किया गया। आप सभी को पता होगा। और ये 5वां संशोधन था। कौन सा था? 5वां संशोधन इसमें किया गया था, जिसमें आप सभी को पता होगी, मोटा मोटी मैं बात करता हूं तो यहां पर एक तो नेक व्यक्ति है ना, एक तो नेक व्यक्ति जोड़ा गया, धारा 134, नेक व्यक्ति 134 ए में जोड़ा गया था। एक गोल्डन हॉर का भी जोड़ा गया, धारा 2 की उपधारा 12 ए में इसको जोड़ा गया। इसके अलावा जुर्माना में परिवर्तन किया गया। एचएमवी लाइसेंस है, इसकी जो एज होती है वो पहले 3 साल होती थी, अब 5 साल इसकी होती है। तो इस प्रकार से कई संशोधन इसमें हुए। नवीनतम संशोधन 2019 में हुआ। प्रश्न 6, एक दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो उसे दुर्घटना कहा जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उस गाड़ी की पहचान नहीं हो पाती है जिसने एक्सीडेंट किया है, तो ऐसे जो दुर्घटना होती है ना, उनको हिट एंड रन के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। और हिंदी में ठोकर मारना या भागना, है ना, बैठना गलत हो जाएगा, खड़ा होना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नवीनतम मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालक लाइसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होगा। यानी आप डीएल प्राप्त करते हैं या आप आरसी प्राप्त करते हैं तो आपको एक ऐसा दस्तावेज जो आपके पास होना चाहिए वो है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड क्या है? कंपलसरी कर दिया गया है। आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं बनवा पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैक्ट का पूरा नाम है या इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपको उचित क्लेम नहीं मिल पाता या आपके साथ अन्याय होता है तो आप एक अपील कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 दिन का टाइम होता है। तो ये अपील आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में करते हैं और इसकी स्थापना धारा 165 के तहत की जाती है। आपातकालीन वाहन वह वाहन
वाहन है जिसका उपयोग केवल किसके लिए किया जाता है? आपातकालीन इमरजेंसी व्हीकल जो होते हैं वो पुलिस के लिए, अग्निशमन के लिए, एम्बुलेंस के लिए उपयोग सभी। तो यहां पर जो है ना इमरजेंसी व्हीकल, आप सभी को पता है धारा 194 ये कहती है कि आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना चाहिए, लेकिन इसमें कौन कौन से आएंगे? पुलिस भी आएगी, अग्निशमन का भी है, एम्बुलेंस का भी है, सभी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अति आपातीय कोई अगर स्थिति है, जैसे भूकंप, बाढ़, कोई ऐसी स्थिति आ गई है, कोई आक्रमण कर दिया गया विदेशी, तो उसके समय भी कुछ आपातकालीन वाहन होते हैं, तो वो भी यहां पर क्या है? इमरजेंसी व्हीकल कहलाते हैं। बीमार, घायल या अन्य रूप से अक्षम जो काम नहीं कर सकते व्यक्तियों के लिए उपयोगी या विशेष रूप से बने आपातकालीन परिवहन को क्या कहते हैं? एम्बुलेंस, ट्रक, ट्रेलर, वैगन। तो आप सभी को पता होगा कि बीमार, घायल को ले जाने वाला क्या होता है? एम्बुलेंस होता है ना? तो ये ध्यान रखना है। एक मोटर वाहन जिसके साथ एक अर्ध ट्रेलर या ट्रेलर जुड़ा हो, या एक ऐसा वाहन जिसमें दो या दो से अधिक अन्य विभाग हो जो माल या जनता के लिए वहन के लिए होता है, तो क्या कहलाता है? एम्बुलेंस, जोड़न वाहन, कृत्रिम वाहन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा जोड़न वाहन या आर्टिकुलेटेड व्हीकल। यानी कि जब भी किसी एक ट्रॉली होती है, इसके आगे ट्रक इसको जोड़ के खींचता है, तो ये एक प्रकार का ट्रेलर या सेमी ट्रेलर और एक मोटर वाहन, एक जोड़न वाहन कहलाता है। अंग्रेजी में बात करता हूं आर्टिकुलेटेड, इसको व्हीकल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 12 है, दूरी से जुड़े पहिया या पहिए पट्टी के वाहन की सतह पर संचारित कुल भार को कहते हैं? धुरी यानी एक्सल हो गई, इसके ऊपर पहिए हैं और ये दोनों पहिए, इन दोनों पे जो भार लगेगा वो एक क्या कहलाएगा? धुरी भार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी किया गया दस्तावेज जो प्रमाणित करता है कि मोटर गाड़ी सुरक्षा और अन्य मानकों पर खरा उतरता है कहलाता। आप सभी को पता होगा एक ऐसा दस्तावेज जो यह कहता है कि यह गाड़ी रोड पर चलने के लिए योग्य है, और वो होता है गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र। आप सभी को पता होगा जब हम गाड़ी का आरसी रिन्यू करवाते हैं तो फिटनेस आवश्यकता होती है। जब ट्रांसपोर्ट गाड़ी को हम यूज करते हैं तो हर साल आपको फिटनेस बनवाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे वर्तमान व्यवस्था के अकॉर्डिंग नई गाड़ियों का जो फिटनेस होता है वो 2 साल के लिए जारी किया जाता है, दूसरी बार भी 2 साल, फिर तीसरी साल भी 2 साल, तीसरी बार भी, चौथी बार भी 2 साल, यानी कि 8 साल अगर पुराना गाड़ी होगी तब तक 2-2 साल के लिए फिटनेस जारी किया जाता है। वो 9वीं साल फिर से 1-1 साल के लिए जारी किया जाता है, तो वो होता है एक प्रकार का योग्यता या फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि भी कोई भी गाड़ी है ट्रांसपोर्ट की वो रोड पर चलने के योग्य है या नहीं है, ठीक है ना। तो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात आ जाती है तो यहां पर आप सभी को बताओगा इसका उल्लेख धारा 56 में किया गया है। धारा का पूछे 56 है और फॉरम पूछे कौन से में जारी किया जाता है, तो फॉरम यहां पे 38 हो जाता है। वैलिडिटी का पूछे प्राइवेट व्हीकल के लिए 15 साल होता है और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए प्रथम 8 सालों के लिए 2 साल के लिए, फिर उसके बाद 1-1 साल के लिए। एक मोटर गाड़ी जिसका कुल वाहन भार 12 टन से अधिक हो उसको के रूप में निर्दिष्ट वर्गीकृत किया जाता है। आप सभी को पता होगा 1 टन बराबर कितना होता है? 100 केजी होता है। कितना होता है? 1 टन में 1.10 क्विंटल होता है, 1 टन बराबर क्या होता है? 10 क्विंटल होता है। मतलब कि 1 टन बराबर कितना हो जाएगा? 10 टन में 10 गुणा 100 केजी कर लो, मतलब 1000 केजी 1 टन में होता है, मतलब 12000 केजी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि यहां पर 12000 केजी से अगर ज्यादा वजन जिसका होगा उसको हम हेवी गाड़ी के नाम से जानेंगे, भारी मोटर गाड़ी, ठीक है। हल्की मोटर गाड़ी होगी उसका 7.5 टन यहां पर वजन होगा, मध्यम का 7.5 से 12 टन के बीच में होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारी उपकरण या निर्माण उपकरण या मिट्टी उठाने का उपकरण जो स्वचालित है, खींचने वाली या ढोने वाली हो और जिसका मुख्यतः उपयोग निर्माण और अनुरक्षण के लिए किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक गतिशील मशीनरी कहलाएगी, मशीन का काम कर रही है ना। इसलिए मनुष्य या जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा चालित परिवहन के माध्यम से क्या मतलब है? मनुष्य या तो स्वयं की शक्ति से खींचेगा या कोई बैल, भैंसा, ऊंट, है ना, या घोड़ा इत्यादि से खींचेंगे, तो वो क्या रहेगा? मोटर के बिना चलने वाला, मतलब मोटर रहित परिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी जिसके तहत मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो आप जो है ना मोटर गाड़ी होता है इसका उपयोग आप परिवहन के रूप में कर सकते हैं? कौन सा प्रमाण पत्र होता है? तो वो होता है परमिट। आपकी जैसे जो प्राइवेट गाड़ी भी है तो आप प्राइवेट गाड़ी को भी टैक्सी गाड़ी में जब आप कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको परमिट भरना पड़ता है कि भाई मुझे इसका टैक्सी परमिट होती है ना, तो टैक्सी परमिट आपको कटवाना पड़ता है उसके लिए, तो परमिट इसका शब्द सही हो जाएगा। बाकी रोड टैक्स है, बीमा सर्टिफिकेट है, ये आपके वो भी हो जाते हैं। एक मोटर वाहन जिसकी अभिकल्पना और उपयोग प्रधानतः दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए, तो वो एक प्रकार से मुख्य चालक कहलाएगा, प्राइम मूवर इसको कह सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मूवर या मुख्य चालक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर 19 है।
टक्कर होने पर पहनने वाले के सिर को आघात से बचाना खालिस्तान का मुख्य ध्येय होता है। आप सभी को पता है धारा 129 हेलमेट के संबंध में उल्लेख करती है, और ये अगर आप नहीं उपयोग में करते हैं तो यहां पर धारा 194 डी है ना, वो आपके ऊपर 1000 की फटकार लगाती है। 500 के 2 नोट जमा कराने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप हेलमेट ले लें। तो दोनों धाराएं याद रखनी है, धारा 194 डी 1000 रुपए और धारा 129 हेलमेट का जो उपयोग के लिए कहती है। तो हेलमेट इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, एक मोटर गाड़ी द्वारा तय की जाने वाली यात्रा की रेखा को क्या कहा जाता है? रेखा जो होती है वो मार्ग कहलाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीएनजी का अर्थ क्या होता है? सभी को पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अंग्रेजी में ये हो गया, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा गैस होती है मीथेन, आप सभी को पता है। और आजकल सीएनजी की जो गाड़ियां हैं इसका काफी प्रयोग करने लगे हैं। प्रश्न 22, रोड पर ट्रैफिक में शामिल होता है पैदल चलने वाले, मोटर गाड़ियां भी शामिल है, मोटर रहित परिवहन या अन्य गाड़ियां जैसे भैंसा गाड़ी वो भी ट्रैफिक में है। तो ये सभी क्या है? शामिल हो जाएगी। रोड पर ट्रैफिक में जनता भी शामिल है और गाड़ियां भी शामिल है और बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये भी शामिल है ना। तो ट्रैफिक में सब शामिल है। बिना चालन शक्ति यानी जिसके पास इंजन नहीं है और खींचे जाने के लिए बनी गाड़ी को क्या कहेंगे? मूल परिवाहक, ट्रेलर, ट्रैक्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो कहलाएगा ट्रेलर। जिस माना कि कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई ट्रॉली है, अब इसके आगे पीछे टायर तो हैं लेकिन इसके पास इंजन नहीं है, इंजन आगे अलग से जोड़ेंगे, तो ये क्या है? ये मुख्य चालक हो जाएगा और ये इसका ट्रेलर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। अब ट्रेलर सेमी ट्रेलर में क्या फर्क होता है? जिसमें आगे और पीछे दोनों जगह टायर हो तो वो ट्रेलर कहलाता है, और कई जिसमें केवल पीछे होता है, आगे नहीं होता, ये आगे वाले नहीं होते, तो वो अर्ध ट्रेलर कहलाता है या सेमी ट्रेलर कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को और यहां पे अगली प्रश्न पे चलते हैं। गाड़ी का खाली भार का मतलब होता है, खाली भार मतलब कि उसमें आपने लोडिंग कुछ भी नहीं किया है, केवल गाड़ी का वजन, गाड़ी और चालक का वजन, गाड़ी और सामान का वजन, केवल सामान का वजन। आप सभी को पता है जब गाड़ी को तोला जाता है, खाली वजन पूछे तो चालक परिचालक भी उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, केवल गाड़ी का वजन होगा, वो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा। एक मोटर गाड़ी को चलाने की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र, मोटर गाड़ी को देखो, मोटर गाड़ी आया है न कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल, केवल मोटर गाड़ी, मोटर कार शब्द आ जाए या 50 सीसी से अधिक या गियर वाली गाड़ी की बात आ जाए तो यहां पर 18 साल इसका जवाब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका उल्लेख धारा 3 में किया गया, कहां पर? 4 में, एज का। धारा 3 क्या है? नीड, यानी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न 26, नौसी के लाइसेंस यानी लर्नर लाइसेंस की मान्यता होती है कितनी? 6 माह है, 8 माह है, 7 माह है, 12 माह है। तो धारा 8 लर्निंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में उल्लेख करती है, और इसके लिए अप्लाई जो करते हैं ना, अप्लाई फॉर्म संख्या 2 में करते हैं। 2 में जारी किस में किया जाता है? 3 में किया जाता है, और इसकी वैलिडिटी 6 माह होती है। कई बार प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी ईंधन है? विकल्पी का मतलब जैसे पेट्रोल डीजल तो काम आ रहे हैं, इनके अलावा हम कौन सी ईंधन को काम में ले सकते हैं? तो मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ब्यूटेन है, ये सभी आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम इन सभी का उपयोग करते हुए दिखेंगे। तो ये एक विकल्प है हमारे पास में कि हम डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी को छोड़ के भी किसी भी ईंधन को अपना सकते हैं क्या? तो ये विकल्प है मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेन। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीयूसी का अर्थ होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर पीयूसीसी इतना है तो सर्टिफिकेट और जोड़ देना लास्ट में केवल, ठीक है ना, प्रदूषण से संबंधित है। और जो आजकल आप सभी को पता है कि BS4 व 6 की जो गाड़ियां ना, इनके लिए जारी किया जाता है 12 माह के लिए, बाकी की जो गाड़ियां उनके लिए जारी किया जाता है 6 माह के लिए। मतलब कहने का मतलब है BS4 जो है आप सभी को पता होगा 2017 में लागू हुआ था, मतलब 2017 से पहले की कोई गाड़ी है तो उसके लिए 6 माह का होगा, और 17 के बाद की गाड़ी है तो 12 माह के लिए होगा। ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। प्रश्न 29, अरिय यानी कि रेडियल टायरों के क्या फायदे हैं? रेडियल टायर आप सभी को पता है, आजकल जब टायर आते हैं जैसे कि लिखा होता है 7.15 और यहाँ पे R15 है ना, तो ये होता है 15 डायमीटर। R का मतलब ना रेडियल बनावट है, और ये होता है इसका टायर की चौड़ाई। तो 7.15 R15 का टायर, तो इसमें जो R होता है ना, ये रेडियल टायर की बनावट है। यानी कि जो टायर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, रेडियल बनावट में, एक क्रॉस प्लाई जो बनावट में। तो यहां पर जो रेडियल टायर होते हैं ना, ये एक ऐसी बनावट है जब गाड़ी चलती है तो इनके टायरों पर जो है ना घर्षण भी उच्च होता है लेकिन घिसते कम है, और टायर लंबे समय तक चलते हैं। तो इसकी रेडियल बनावट के आधार पर इसको रेडियल कहा गया है। तो इसकी क्या है, एक प्रकार की जो है बनाने की जो है ना जो टाइप है, तो इससे क्या होगा, कम ईंधन खपत होगा, उच्च गतियों पर टायरों में कम ऊष्मा उत्पादन, मतलब ये हीट कम पकड़ेंगे, अच्छा परिचालन, बेहतर रोड संपर्क रहेगा, यानी फ्रिक्शन भी ज्यादा रहेगा, घर्षण ज्यादा रहेगा।
एक हल्की मोटर गाड़ी जिसका उपयोग ड्राइवर को छोड़ 6 तक व्यक्तियों को ले जाने हेतु किया जा सकता है। एक ऐसी गाड़ी जिसका उपयोग आप ड्राइवर के अलावा 6 व्यक्तियों को बैठा सकते हैं, तो वो एक टैक्सी गाड़ी हो सकती है। बस में तो ज्यादा होते हैं और ट्रक में तो आपको पता है माल परिवहन होता है। बेहतरीन मील दूरी यानी माइलेज अच्छा पाने के लिए ड्राइविंग के सुझाव क्या होना चाहिए? इष्टतम टायर दबाव, खाली भार कम करना, गाड़ी की नियमित सर्विसिंग, ऊपर के सब। तो यहां पर ये इष्टतम टायर दबाव का मतलब क्या है? इष्टतम मतलब जितना उसके लिए बताया गया है ना, भी आपको 30 पॉइंट हवा रखनी चाहिए, तो वो आपको 30 ही रखना चाहिए। अब अगर आप 20 रखते हैं तो गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, माल के अंतर्राज्यीय परिवहन कार्य हेतु परिवहन गाड़ी के लिए खाली स्थान आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? जब आप अपने वाहन को अंतर्राज्यीय परिवहन का मतलब है आप एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन को गाड़ी को ले जाते हैं। तो अगर आप अपने गृह राज्य से बाहर अगर आपको गाड़ी ले जानी है और माल का ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहां पर आपको जो है परमिट लेना पड़ेगा। कौन सा परमिट? अब अगर आपको लगता है जैसे राजस्थान में है, आपको लगता है मैं गुजरात चल जाऊं, यूपी चला जाऊं, और आपको लगता है हरियाणा में चल जाऊं, मैं पंजाब में चला जाऊं, तो यहां तक अगर आप सीमित रहते हैं तो मतलब आप नेशनल परमिट ले सकते हैं। नेशनल परमिट की जो वैलिडिटी होती है ना, राष्ट्रीय माल परमिट, ये 4 राज्य, गृह राज्य सहित 4 राज्यों तक वैलिड होता है। एक होता है AITP, तो यानी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, तो ये पूरे भारत में होता है ना। तो यहां पर आपको अगर 4 राज्यों के लिए लेना है तो यहां पर राष्ट्रीय माल परमिट हो जाएगा। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और राज्यों की संख्या में आप इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। कम से कम आपको 4 राज्यों का जो है ना परमिट आपको लेना पड़ेगा राष्ट्रीय परमिट के लिए। तो ये चीजें होती है। तो प्रश्न संख्या 33, ट्रैफिक के बिना रुकावट चलने हेतु और रोड का उपयोग करने वालों को कुछ कानूनों और नियंत्रणों, रोक एवं निषेधों से अवगत कराने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रोड सुरक्षा अनिवार्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। निषेधों से अवगत, निषेध मतलब आपको कुछ कामों को करने से रोकते हैं, रोका जाता है, निषेध किया जाता है। कानूनी से और नियंत्रण जो होते हैं ना, इस लाइन को पढ़ना आप, जहां पर रोक शब्द आएगा, निषेध शब्द आएगा ना, तो वहां पे अनिवार्य चिन्ह ही आएगा। आपको पता है जो चेतावनी संकेत होते हैं वो किसी भी काम को करने से मना नहीं करते, ठीक है, और न सूचनात्मक करते हैं। केवल अनिवार्य संकेत होते हैं, वो किसी काम को करने या नहीं करने या निषेधात्मक संकेत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अनिवार्य क्यों, सुरक्षा या पारदर्शी या चेतावनी या सूचना क्यों नहीं? आप सभी को पता है गोल आकृति में जो संकेत होते हैं ना, उनमें रेड क्रॉस होता है। ऐसा अगर कोई भी संकेत माना कि साइकिल पे ऊपर भी है तो साइकिल चलाना मना है, हॉर्न होता है तो हॉर्न बजाना मना है, और स्पीड का भी होता है। तो ये क्या है, कुछ निषेध संकेत होते हैं ना, वो केवल और केवल अनिवार्य संकेत होते हैं। निषेध संकेत अनिवार्य संकेत होते हैं, यानी जो कंपल्सरी साइन होते हैं ना गोल आकृति में, ये 2 है। या तो आपको आज्ञा देंगे कि आप ये काम करो, या कहेंगे ये काम न करो, या तो काम को करने से मना करेंगे, या कहेंगे आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि अनिवार्य कीप लेफ्ट का संकेत है, वो कहता है आपको बाएं रहना पड़ेगा, आपको रहना ही पड़ेगा। कीप लेफ्ट का मतलब है, मतलब गाड़ी रोड पर चलाओगे तो आपको लेफ्ट में ही रहना पड़ेगा, ये कीप लेफ्ट कहता है। हॉर्न निषेधात्मक संकेत होता है ना, वो कहता है आपको हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते, करेंगे तो जुर्माना लगाएंगे। मतलब आज्ञा देना और निषेध यानी मना करना, ये 2 काम कौन करता है? केवल अनिवार्य चिन्ह करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जवाब हो जाएगा। यह रोड चिन्ह सूचित करता उल्टा त्रिभुज है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये राह या मार्ग दें, यानी कि गिव वे का चिन्ह इसको कह सकते हैं। और ये कहां होता है? जब मेन सड़क होती है ना, माना कोई मेन सड़क है, यहां से कोई छोटी सड़क अगर प्रवेश कर रही है, तो यहां पर जो इस मेन सड़क पर जो गाड़ियां चल रही है ना, इनको आप बाधा न पहुंचे। मतलब कि मुख्य सड़क पर चलने वाले वाहनों को किसी भी प्रकार की बाधा आपके कारण उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जो आप छोटी सड़क से आप एंटर कर रहे हैं। नहीं समझे? तो ये बात है, मतलब मुख्य जो मार्ग है वहां चलने वाले वाहनों को यहां पर जो है कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न 35, एक गोल आकृति एरो ऊपर की ओर जा रहा है, इसको काट दिया गया, मतलब कि आपको क्या है, प्रवेश नहीं है, नो एंट्री का संकेत हो जाएगा। एक नो एंट्री का संकेत ऐसा भी होता है अभी, अब देख लेना, माइनस का सा। प्रश्न संख्या 36, एक गोल आकृति, एक एरो मतलब नो पार्किंग, 2 मतलब नो पार्किंग नो स्टैंडिंग, मतलब ऑप्शन नंबर 2 पर रुकना या पार करना मना है। नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, ये भी एक आदेशात्मक संकेत है। संकड़े पुल को सूचित करता है। संकड़ा पुल यानी कि एक जो गोल नहीं है, ये त्रिभुज है, ये मार्ग है, आगे से भी चौड़ा पीछे से भी चौड़ा, बीच में से संकड़ा, मतलब आगे क्या है, संकड़ा पुल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, गोल आकृति 50 बनाया हुआ है, मतलब कि मैक्सिमम गति है, गति सीमा को इंडिकेट करता है, वो भी मैक्सिमम या अधिकतम गति सीमा। प्रश्न 39, एम्बर ट्रैफिक चिन्ह प्रकाश का अर्थ होता है। एम्बर जो ट्रैफिक चिन्ह होता है ना, ये येलो चिन्ह को ही कहते हैं। पहली बात तो येलो कह दो, संतरा कह दो,
या आप इसको एम्बर कह दो, ये तीनों नाम एक ही खेत के मूली हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इसका मतलब क्या होता है, ये संकेत तब ऑन होता है जब रेड लाइट होने वाली होती है। पहली बात तो जब रेड लाइट ऑन होने वाली होती है। दूसरी बात, जहां पर ट्रैफिक कम होता है तो यहां पर ये एम्बर लाइट को ब्लिंक करता हुआ या फ्लैश करता हुआ लगा दिया जाता है। इसका मतलब होता है आपको गाड़ी को धीमा करना है केवल वहां पे, और चलते रहना है ना। तो इस प्रकार से रुकना, चलाइए, भोंपू और ये, तो इसमें हो जाएगा रुकना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राज्य द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है पूरे भारत में। धारा 13, धारा जो 13 है ना, यहां पर उल्लेख करती है कि जो लाइसेंस है वो कहां वैलिड होगा पूरे भारत में। धारा 14 क्या कहती है कि आपका जो लाइसेंस होगा उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। ये दोनों धाराएं आपको याद करनी है भाई। लाइसेंस है वो कितने समय के लिए वैलिड है, धारा 14। जो लाइसेंस है कहां कहां मान्य होगा, धारा 13 याद करना, पूरे भारत में मान्य होगा। जब एक व्यक्ति मोटर गाड़ी से दुर्घटना में घायल हो जाता है तो गाड़ी के चालक को, दुर्घटना में घायल हो गया माना कि कोई व्यक्ति, तो एक चालक को क्या करना चाहिए। धारा 134 यह कहती है कि आपका एक कर्तव्य है कि आप उस घायल व्यक्ति की आप सुरक्षा करेंगे, उसको प्राथमिक उपचार देंगे, आप उसको अस्पताल तक पहुंचाएंगे, आप पुलिस को जानकारी देंगे, आप वहां से भागेंगे नहीं। दूसरी बात ये, जब है ना लठ मारने की स्थिति आ जाए तो भाग जाना भाई, पहली बात बता दूं, ये भी एक आपका कर्तव्य बनता है। जहां पर भीड़ आक्रोश में आती है वहां ड्राइवर को नहीं रुकना चाहिए, छुप जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, फरार हो जाना चाहिए, और अपने आप को शांत या धैर्यवान रखना चाहिए। वहां पे आपको उग्र होकर बोलना नहीं है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो धारा 134 ड्राइवर के कर्तव्य बताती है, यानी कि आपको क्या करना है, घायल व्यक्ति को वैद्य उपचार देना है, अस्पताल ले जाना है, पुलिस स्टेशन को सूचित करना है। यहां पर अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो धारा 187 ड्राइवर के कर्तव्य का पालन नहीं करना, 5,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। देख लो, अब 2,000 का नोट तो बंद हो गया है, तो 500 की 10 नोट देने पड़ेंगे, या फिर छोटा सा काम है भलाई का कर देना। एक ड्राइवर बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए। अब देखो, एक साइन है, त्रिभुज में है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं और हाथ में बैग है, हाथ टिफिन, और एकदम शानदार कपड़े पहने हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहां जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, मतलब आगे पाठशाला हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। रोड के उपयोगकर्ताओं को पहले से ही रोड की जोखिम भरी परिस्थितियों का एहसास दिलाते हैं। रोड पर माना कोई खड्डा आ गया है, आगे ब्रेकर आ गया है, या आगे खतरनाक मोड़ आ गई है ना, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो कौन बताए। आगे पत्थर पड़े हैं, आगे पहाड़ से कोई मतलब कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, कोई आगे बजरी पड़ी है ना, या आगे कोई गहरा खड्डा है, तो इस टाइप की चीजें हैं। तो ये कौन बताता है हमें कि आगे ऐसी चीजें आने वाली है, तो ये बताते हैं हमें चेतावनी संकेत। क्या बताते हैं, चेतावनी संकेत हमें बताते हैं, जो कि त्रिभुज में होते हैं। तो इनको हम सावधानी चिन्ह भी बोलते हैं। सावधानी चिन्हों को हम कॉशनरी साइन अंग्रेजी में और चेतावनी चिन्ह हिंदी में कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, रोड साइन जो होते हैं, रोड संकेत जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके आदेशात्मक, नंबर 2 चेतावनी, और नंबर 3 यहां पे सूचनात्मक संकेत। ठीक है ना। तो आप सभी ये जानते हैं, एकदम बेसिक सवाल है। प्रश्न 44, रोड के उपयोगकर्ताओं को गंतव्य, दूरी, वैकल्पिक रास्ते और खास स्थान जैसे भोजन अड्डा, सार्वजनिक अस्पताल, पास के अस्पताल इत्यादि का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि व्यवस्था की जानकारी कौन बताता है कि भी कहां पर क्या है। जैसे आपको बताए पेट्रोल पंप आ रहा है, आपको बताए कि यहां पर आगे ना जो इस शहर के लिए इधर से रास्ता, इस शहर के लिए इधर से रास्ता है, या आपको बताए कि यहां पर कोई अस्पताल आई है, आपको बताए कि यहां पर टैक्सी स्टैंड है, आपको बताए कि यहां पर कोई विश्राम स्थल है, होटल है, चाय पीनी है। ऐसी जानकारी बताते हैं सूचनात्मक चिन्ह, जिनको हम सुविधा चिन्ह के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 1 सूचना चिन्ह, और ये हमेशा चौकोर आकृति में होते हैं, याद रखना आप। प्रश्न 45, एसपीएम का अर्थ होता है, एसपीएम एक प्रकार का पोल्यूशन है। क्या है, पोल्यूशन है। और ये एसपीएम जो है ना, इसका मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये डीजल इंजन से निकलता है। पहली बात तो पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, ये एक प्रकार के महीन कण होते हैं। दिल्ली में जब लोग चलते हैं और वो जब खुले मुंह करके चलते हैं ना, तो उनके मुंह के ऊपर जब गोरे गोरे लोग है ना, गोरे गाल वाले लोग, उनके भी गाल काले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, और उनका मुंह है काला हो जाता है। क्योंकि जो वातावरण में जो कालिक होती है ना, कार्बन के कण हो चाहे वो किसी भी प्रकार के कण हो, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो सस्पेंड किए गए, किसके द्वारा, वाहन के द्वारा, तो ये वातावरण में विचरण करते रहते हैं। और आप खुले मुंह से जाओगे तो श्वास के माध्यम से आपके अंदर शरीर में भी जाएंगे और आपके जो त्वचा है उसके ऊपर भी चपक जाएंगे। तो ये होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के कारण। जी हाँ दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाड़ी की पिछले पाइप, टेल पाइप से निकलता है, क्या निकलता है, आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी निकलता है भाई, है ना। तो ये सभी निकलते हैं उसमें से। तो ये सारे के सारे जो चीजें ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और ये इस प्रश्न में दे रखा है, देखो सी पे सबसे ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा नहीं निकलता, सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई। मात्रा तो इसको 0.03 है भाई, 0.03% है, लेकिन बहुत खतरनाक है
है ना। तो ये अब आप कहोगे एक कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाते हैं हम साइलेंसर में, इसका काम होता है इसे CO की मात्रा को कम करना और इसको CO को CO2 में बदल देना, है ना, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती। तो ये ऊपर के सब हो जाएंगे भाई। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपको पता है ना, हाइड्रोकार्बन होता है डीजल या पेट्रोल इंजन के अंदर जाते हैं, वो गलत टाइमिंग, फ्यूल पंप का खराब हो जाना या गलत समय पर गलत अगर फ्यूल इंजेक्ट करेगा इंजन के अंदर तो वो पूरा जल नहीं पाएगा, या जो हेड गैस्केट लीक हो जाती है या कोई सा भी कारण हो, इंजन जब पूरे तेल का डीजल या पेट्रोल का कंज्यूम नहीं कर पाता ना तो आधा जला हुआ ईंधन बाहर चला जाता है। तो इसके लिए हाइड्रोकार्बन से आधा जला हुआ ईंधन बाहर निकलना इसको कहा जाता है। आप सभी को पता होगा आजकल गाड़ियों में एक वो लगाते हैं EGR यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम लगाया जाता है, जो कि टर्बो चार्जर से लेके वापस जो इंजन में हवा जाती है ना वहां पे कनेक्ट होता है। तो ये EGR सिस्टम क्या करता है, जो इंजन से धुआं निकलेगा उसमें अगर भी आधा जला हुआ ईंधन है तो उस धुएं को वापस वो इंजन के अंदर भेजेगा। तो ये काम आप देखते हैं गाड़ी में EGR सिस्टम भी आजकल लगाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखना। तो वो क्या काम करता है, इस हाइड्रोकार्बन आधे जले हुए ईंधन को वापस से रिसर्कुलेट करता है। लेकिन EGR को लगाने का मेन मकसद क्या था कंपनी का, आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने BS6 को लागू कर दिया और भारत ने कहा कि आपकी जो गाड़ी है ये ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकती, अगर ज्यादा पोल्यूशन करेगी तो मार्केट में लाने नहीं देंगे, ये भारत सरकार ने कह दिया। अब कंपनी बेचारी क्या करे, कंपनी ने उपाय सोचा कि करे तो क्या करें, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया कि अगर इंजन है वो तेल को आधा जला के बाहर निकालेगा तो हम उसको वापस प्रयोग करेंगे, चाहे इंजन को नुकसान हो, चाहे इंजन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए एक छोटा सा यंत्र लगाते हैं EGR जो है ना, सेंसर लगाते हैं, वो क्या करता है इस जली हुई गैसों के प्रभाव को कम करके फिर इंजन के अंदर उसको भेजता है। फिर भी इस EGR सिस्टम की वजह से गाड़ी है वो ओवरहीट होती है और उसका माइलेज डाउन होता है लेकिन पोल्यूशन कम होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे फायदा नहीं होता नुकसान होता है, फायदा केवल ये है पोल्यूशन कम होगा, ठीक है ना। तो ये EGR सिस्टम होता है और ये EGR सिस्टम इसी हाइड्रोकार्बन को कम करने के लिए लगाया जाता है। शून्य उत्सर्जन गाड़ी मतलब ऐसी गाड़ी कौन सी जो उत्सर्जन करती नहीं है, तो बाइसिकल, बस, डीजल कार, पेट्रोल कार। तो यहां पर देखो भाई कोई गाड़ी तो ऐसी होती नहीं है, बस भी है, डीजल भी है, पेट्रोल है, फिर ये बाइसिकल साइकिल होती है ना आपके हाथ पांव से जो चलने वाली, तो वो गाड़ी आपके शून्य उत्सर्जन कर देगी, आप साइकिल का उपयोग करते रहिएगा। पीछे के आईने के लिए खालिस्तान, पीछे के आईने के लिए आईने का उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण, सादा, सामान्य, उत्तल। आप सभी को पता होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो रियर व्यू मिरर में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर की बात करें तो भी इसमें भी इसी मिरर का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण हमेशा काम में आता है। प्रश्न 49, एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गई गाड़ी की गलती हो तो अन्य पार्टी खालिस्तान द्वारा किए गए उसके कानूनी दावों की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करती है। तो किसके द्वारा, तो यहां आप सभी को पता है कि अगर जब कोई दुर्घटना हो जाती है ना तो क्लेम कौन करेगी, तीसरी पार्टी। मतलब कि एक तो क्या है, गाड़ी है, ये गाड़ी हो गई, एक इसका चालक हो गया। अब गाड़ी का चालक के पास में DL है और गाड़ी के पास में इंश्योरेंस है, ठीक है ना। अब कोई तीसरा आदमी चपेट में आ गया, टांग टूट गई, 50,000 रुपए का क्लेम आया, तो ये 50,000 अब कौन देगा, क्योंकि इंश्योरेंस भी है, DL भी है, तो ये थर्ड पार्टी बीमा अगर हो रखा है तो कंपनी को क्या करेगी, ये 50,000 रुपए देगी, है ना। ये होता है थर्ड पार्टी बीमा। लेकिन थर्ड पार्टी बीमा में अब अगर इस गाड़ी को कोई नुकसान हो गया या चालक की खुद की टांग टूट गई ना तो कंपनी कुछ नहीं देगी, कंपनी केवल थर्ड पार्टी बीमा मतलब तीसरे आदमी का जो नुकसान हुआ ना वो देगी। इसीलिए हम क्या करवाते हैं, गाड़ी का फुल इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें गाड़ी का नुकसान या चालक के ऊपर भी कुछ अगर हो जाता है ना कुछ, तो उसको भी क्लेम है वो मिल सकता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न 50, ABS का अर्थ होता है, ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, जब आप गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं, आप देखते हैं गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही है, आप ब्रेक दबाते हैं, फिर भी ब्रेक टायर को पकड़ते नहीं है। क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि वहां पर एक ऐसी युक्ति लगी है जो कि गाड़ी के ब्रेक को टायर को पकड़ने से बचाती है। आप सपोज करो 80 की स्पीड से भाग रही गाड़ी है, ब्रेक दबाते ही अगर ब्रेक शूज टायर को कस के पकड़ ले तो क्या स्थिति होगी, गाड़ी पलटी मार जाएगी, गाड़ी फिसल जाएगी, गिर जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी। इसी चीज से बचने के लिए गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम में हम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं, यानी कि ब्रेकों को लॉक होने से बचाने का काम करता है। और ये कई प्रकार की जो चीजें हैं करने में सक्षम होता है, जैसे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस को, गाड़ी को कम दूरी पर रोकने में सक्षम है, गाड़ी को मोड़ते समय भी आप ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और गाड़ी को ब्रेकिंग के दौरान भी आप गाड़ी को चला सकते हैं। मतलब एक तरह से इंजन गाड़ी को चला रहा है और एक्सीलरेटर दबा रहा है, साथ में आप ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस प्रकार की चीजें हैं वो करने में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो उपयोगी होता है और फिसलन से भी बचाता है, मेन काम ये भी है ना। तो ABS का मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग
सिस्टम, और ये हमेशा ब्रेकिंग सिस्टम से संबंधित है। तो साथियों, आज का जो सेशन है फटाफट सटासट सेशन आप इसमें जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा स्टडी एट होम ऑफिशियल जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन यहां पर आएगा। किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करें, सारे सेशन आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखा है, फ्री और पेड दोनों कोर्स। हमारा जो ऐप है स्टडी एट होम, इस ऐप के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी जानकारी के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी हो, चाहे आपको मतलब कोई ई बुक या पुरानी भर्तियों के पेपर, ऑनलाइन कोर्स लेना हो, पीडीएफ नोट्स लेने हो, सारा का सारा मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल है। जो भी आपको चाहिए तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।